नमस्कार। आज हम सीधे दिल की आवाज़ों की दुनिया में उतर रहे हैं, ख़ासतौर पर हार्ट मर्मर्स पर। हमारे पास ना एक बड़ा अच्छा चार्ट है। इसमें अलग अलग मर्मर्स, उनकी ख़ास आवाज़ें और जो भी क्लिनिकल जानकारी है सब एक जगह है। तो आज हम इसी को थोड़ा खंगालेंगे, समझेंगे कि ये मर्मर्स कब सुनाई देते हैं, कैसे सुनाई देते हैं और मतलब ये दिल की सेहत के बारे में क्या बताते हैं। तो चलिए इस चार्ट की मदद से दिल की इन आवाज़ों को डिकोड करते हैं। शुरुआत करें सिस्टोलिक मर्मर से। ये वो आवाज़ें हैं जो S1 और S2 मतलब दिल की दो मेन आवाज़ों के बीच सुनाई देती हैं। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं एओर्टिक स्टेनोसिस की। इसमें आवाज़ कैसे बताऊं? पहले तेज होती है, फिर धीमी, क्रेशेंडो डेक्रेसेंडो पैटर्न कहते हैं इसे। ये आवाज़ दिल के बेस पर मतलब ऊपरी हिस्से में सबसे साफ होती है और कभी-कभी गर्दन की कैरोटिड धमनियों तक भी जाती है। ये अक्सर 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में होता है। वाल्व पर कैल्शियम जमने लगता है, या फिर अगर कम उम्र में हो तो जन्म से ही बाइकास्पिड वाल्व हो सकता है। और इसके लक्षण भी काफ़ी क्लासिक हैं। बेहोशी, जिसे सिंकोप कहते हैं, सीने में दर्द यानी एंजाइना और सांस फूलना, डिस्निया। SAD एक्रोनिम से याद रखते हैं। अच्छा, तो मतलब आवाज़ का पैटर्न और लोकेशन बहुत ज़रूरी है पहचानने के लिए। अगला है माइट्रल या ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। ये दोनों भी सिस्टोलिक ही हैं। हाँ, ये भी सिस्टोलिक है, लेकिन इनकी आवाज़ काफ़ी अलग होती है। ये हॉलो सिस्टोलिक है, मतलब पूरे सिस्टोल के दौरान एक जैसी रहती है आवाज़। ऊंची पिच की होती है, जैसे फूंक मारने जैसी, ब्लोइंग साउंड। माइट्रल रिगर्जिटेशन एपेक्स पर यानी दिल के निचले हिस्से पर सबसे तेज सुनाई देती है और बगल की तरफ, एक्सिला की तरफ जाती है, जबकि ट्राइकस्पिड वाली वो ट्राइकस्पिड एरिया पर। ये अक्सर तब होता है जब वाल्व ठीक से बंद नहीं हो पाते, जैसे हार्ट अटैक के बाद या माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स में या फिर रूमेटिक फीवर से। समझ गया। तो आवाज़ भले ही फूंकने जैसी हो, पर लोकेशन बता देती है कि माइट्रल वाल्व में दिक्कत है या ट्राइकस्पिड में। और आपने माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स यानी MVP का जिक्र किया, वो खुद भी एक मर्मर पैदा कर सकता है। हाँ, सही कहा। MVP में क्या होता है, सिस्टोल के बीच में क्लिक सुनाई देती है, मिड सिस्टोलिक क्लिक, और उसके बाद देर से एक क्रिसेंडो मर्मर आता है, मतलब आवाज तेज होती जाती है। वो क्लिक असल में वाल्व के लीफलेट के अचानक पीछे मुड़ने की आवाज है। वैसे ज्यादातर मामलों में ये कोई गंभीर बात नहीं होती, पर हाँ, कभी-कभी इसमें इन्फेक्शन मतलब एंडोकार्डाइटिस का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। ये भी रूमेटिक फीवर या कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर से जुड़ा हो सकता है। अच्छा, और एक और सिस्टोलिक मर्मर रह गया, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, VSD जिसे कहते हैं। ये तो पैदाइशी होता है ना? जी हाँ, ये जन्मजात होता है। दिल के जो दो वेंट्रिकल्स होते हैं उनके बीच की दीवार में छेद रह जाता है। ये भी हॉलो सिस्टोलिक मर्मर है, मतलब पूरे सिस्टोल में सुनाई देता है, पर इसकी आवाज काफी कर्कश, हार्श होती है और ये ट्राइकस्पिड एरिया पर सबसे तेज सुनाई देता है। एक मजेदार बात बताऊं, VSD जितना बड़ा होता है ना, मर्मर उतना ही धीमा होता है। हैं? ये तो उल्टा लग रहा है। धीमा क्यों? क्योंकि छेद बड़ा होने से खून ज्यादा आसानी से बह जाता है, कम टर्ब्यूलेंस होती है तो आवाज भी कमजोर होती है। छोटे छेद में खून ज्यादा तेजी और दबाव से निकलता है तो आवाज तेज होती है। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो ये तो हुई सिस्टोलिक मर्मर्स की बात, जो दिल के सिकुड़ने के टाइम पर होती हैं। अब जरा डायस्टोलिक मर्मर्स को देखते हैं, जो दिल के रिलैक्स होने पर मतलब S2 के बाद सुनाई देती हैं। बिल्कुल। इसमें एक है एओर्टिक रिगर्जिटेशन। ये डायस्टोल के एकदम शुरू में सुनाई देती है। आवाज धीरे धीरे कम होती जाती है, डिक्रेसेंडो, और पिच ऊंची होती है, ये भी फूंकने जैसी। इसके कारण याद रखने के लिए एक्रोनिम है BAR। B से बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व, E से एंडोकार्डाइटिस, A से एओर्टिक रूट का फैलना और R से रूमेटिक फीवर। इस कंडीशन में ना नाड़ी पल्स बहुत तेज महसूस होती है, जिसे वाटर हैमर पल्स वगैरह कहते हैं, हाइपर डायनामिक पल्स। ओके, और माइट्रल स्टेनोसिस, चार्ट में लिखा है इसमें एक ओपनिंग स्नैप होता है, ये क्या है? हाँ, माइट्रल स्टेनोसिस में डायस्टोलिक मर्मर के ठीक पहले एक तेज टक जैसी आवाज आती है, ओपनिंग स्नैप। ये माइट्रल वाल्व के अचानक तेजी से खुलने की आवाज है, क्योंकि वो सख्त हो गया होता है। और इसके बाद डायस्टोल के बीच से लेकर आखिर तक एक धीमी गड़गड़ाहट जैसी आवाज आती है, रंबलिंग मर्मर कहते हैं। इसका सबसे आम कारण आज भी रूमेटिक फीवर ही है, और इसकी वजह से बाएं एट्रियम पर दबाव बढ़ता है,
वो फैल सकता है और एट्रियल फिब्रिलेशन जैसी धड़कन की गड़बड़ी हो सकती है। समझ गया। तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हो गए। इनके अलावा एक कंटिन्यूअस मर्मर भी होता है जो लगातार चलता रहता है। हाँ, एक है पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस या पीडीए। ये असल में एक छोटी ब्लड वेसल है, डक्टस आर्टीरियोसिस, जो माँ के पेट में बच्चे के सर्कुलेशन का हिस्सा होती है। जन्म के बाद इसे बंद हो जाना चाहिए, पर अगर ये खुली रह जाए तो पीडीए कहलाता है। इससे एक लगातार मशीन जैसी आवाज आती है, पूरे सिस्टोल और डायस्टोल दोनों में सुनाई देती है। ये बाएं कॉलर बोन के ठीक नीचे इंफ्राक्लेविकुलर एरिया में सबसे अच्छी सुनाई देती है। ये अक्सर जन्मजात होता है, जैसे कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम में या फिर प्रीमेच्योर बच्चों में ज्यादा देखा जाता है। वाह, तो हमने देखा कि मर्मर का टाइमिंग सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक है या कंटिन्यूअस, और उसकी आवाज कैसी है, पिच, शेप, कहाँ सुनाई दे रही है, ये सब डायग्नोसिस के लिए कितने जरूरी क्लूज हैं। मतलब स्टेथोस्कोप से इन बारीकियों को सुनना और फिर उसे मरीज की पूरी क्लिनिकल पिक्चर के साथ जोड़ना, ये सच में एक स्किल है। बिल्कुल सही कहा। ये चार्ट हमें एक बेसिक आइडिया तो देता है, पर दिल की आवाजों को सुनना और सही तरह से समझना, ये हुनर प्रैक्टिस और तजुर्बे से ही आता है। यहां एक सवाल मन में आता है कि सिर्फ मर्मर के अलावा डॉक्टर्स और किन छोटी छोटी आवाजों या साउंड पैटर्न्स पर ध्यान देते होंगे जो शायद डायग्नोसिस में और भी मदद करते हों। इसके बारे में सोचना चाहिए।